Hello everyone, welcome to session number 1 of matrices and determinants. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. द इक्वेशन, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन है वेयर ए बी एंड सी आर डिफरेंट इज सेटिस्फाइड बाय. तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगी. ठीक है, अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, ये अगर तुम इसको ध्यान दो तो ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है. ठीक है, कौन सी फॉर्म है? ए बी सी. पहली रो में अगर ए बी सी एंट्रीज हैं, दूसरी में कौन सी है? बी सी ए, और तीसरी में सी ए बी. और इस टाइप के डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, इसका नाम होता है सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट. राइट. और सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट जो होता है दैट इज ए बी सी ए बी. इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. ये इसकी वैल्यू होती है. और ये तुम्हें पता ही है, इसके फैक्टर्स बनते होते हैं. एक तो a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर बनेगा, और दूसरा कितना बनेगा? 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू पूरी 0 के बराबर कब आएगी? व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी. तो इस चीज को याद रखना, जब भी सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 कब होगी? या तो ये तीनों एंट्रीज आपस में बराबर हो जाएं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या फिर क्या हो जाए? तीनों का सम बराबर 0 हो जाए. तो बस यही चीज करेंगे. सो हम बोल देंगे दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस सी. या तो ये चीज होनी चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए? इन तीनों का जो सम है वो 0 होना चाहिए. x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0. अब जो पहले वाला रिलेशन है ये तो तभी ट्रू होगा अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा. बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a b और c क्या है? डिफरेंट है, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं है. तो ये दूसरे वाला केस बचा. यहां से देख लो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. सो x कितना आ गया? 1/3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी. This is the required value of x. Option C. Let's start. If delta 1 एक डिटर्मिनेंट है, delta 2 दूसरा डिटर्मिनेंट, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया. राइट. तो किसी एक डेल्टा को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, उसको दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे. जैसे डेल्टा 1 से स्टार्ट कर लो. अब अगर डेल्टा 1 को डेल्टा 2 में रिप्रेजेंट करना है ना, डेल्टा 2 में क्या है? फर्स्ट कॉलम में सारे 1 प्रेजेंट हैं, और डेल्टा 1 में फर्स्ट रो में सारे 1 हैं. तो क्या करो? डेल्टा 1 वाली डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लो, और किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हो उससे उसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो डेल्टा 1 बराबर लिखा जा सकता है किसके? 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. हम कोशिश कर रहे हैं इसको डेल्टा 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की. अच्छा, अब देखना, अब डेल्टा 2 में क्या है? जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें क्या पूछा है? ए बी सी है. हमारे पास कितना पूछा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो क्या करो? फर्स्ट वाली रो में से ए कॉमन, सेकंड वाले से बी कॉमन, थर्ड वाले से सी कॉमन. तो फर्स्ट वाले से ए कॉमन लिया, दूसरे वाले से बी लिया, तीसरे वाले से सी. अंदर कितना? 1/a 1a 1/b 1b एंड 1/c 1c. ये बात ठीक है. ओके, अब क्या कर सकते हैं ना, देखना इसको, हमें क्या कुछ चाहिए? बी सी सी ए बी, ये वाली टर्म चाहिए. अब क्या करोगे? ये जो ए बी सी है बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर फर्स्ट वाले कॉलम के साथ. तो मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाई ए बी सी. अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाहर जो ए बी सी रखा गया है. तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी, ये आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे कितना? 1 1 1, यहाँ पे कितना? ए बी सी. और 1 1 1 हमें कहां पे चाहिए? फर्स्ट कॉलम में. तो इसमें क्या करो? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, और जैसे दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट चल रही हैं. तो माइनस टाइम्स 1 1 1 बी सी ए बी देन ए बी सी. इसके बराबर आ गया. और देख सकते हो ये पूरे का पूरा क्या लिखा गया? डेल्टा 2 लिखा गया. तो दैट मीन्स क्या मिला हमें? डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा 2, विच इंप्लाइज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0. ये रिलेशन मिल गया. ऑप्शन ए. लेट्स स्टार्ट. A square matrix P satisfies this relation where I is an identity matrix if P to the power n equal to 5i minus 8p then n is equal to. तो तुम्हें बताना है P की अगर तुम कितनी पावर करो 2 3 4 5 6 7 ताकि तुम्हें ये रिजल्ट मिले, और P स्क्वायर तुम्हें गिवन है.
अब ऐसे क्वेश्चन को तो मैन्युअली करना पड़ेगा। पी स्क्वायर दे रखा है, पहले पी क्यूब फाइंड किया जाएगा पी की टर्म्स में, फिर पी की पावर 4 फाइंड करेंगे, पी की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलना पड़ेगा। तो करते जाओ इसको। सबसे पहले पी क्यूब फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में चाहिए हमें सब कुछ, आई और पी की टर्म्स में चाहिए। तो पी क्यूब को लिखोगे पी स्क्वायर इंटू पी, पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आई माइनस पी इंटू पी, ये बनेगा। सो आई इंटू पी कितना, पी माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू वापस रख रहे हैं, आई माइनस पी, कितना आ गया ये 2p माइनस आई। सो पी क्यूब की वैल्यू आ गई पी और आई की टर्म्स में। अब आ जाओ पी टू द पावर 4 पे, पी टू द पावर 4 कितना होगा, पी क्यूब इंटू पी हो जाएगा। सो दिस इज 2p माइनस आई टाइम्स पी, कितना बन गया ये 2 टाइम्स पी स्क्वायर की वैल्यू वापस से रखेंगे, आई माइनस पी इंटू आई करेंगे तो माइनस का पी आ गया, कितना बना ये 2i माइनस 3p बनेगा। p टू द पावर 4 भी नहीं मैच कर रहा, p टू द पावर 5 फाइंड करके देख लो, p टू द पावर 4 टाइम्स p, सो दिस इज 2i माइनस 3p टाइम्स p, कितना 2pi, दैट इज 2p माइनस 3 का p स्क्वायर कितना फिर से i माइनस p, सो दिस इज i माइनस p। तो 2p प्लस 3p कितना बनेगा 5p माइनस में 3i, ये बन रहा है। हमें कितना चाहिए 5i माइनस 8p चाहिए। करते जाओ p टू द पावर 6 कितना, p टू द पावर 5 टाइम्स p, सो 5p माइनस 3i टाइम्स p, कितना बनेगा ये 5 टाइम्स p स्क्वायर बनेगा, p स्क्वायर की वैल्यू वापस से कितनी है i माइनस p है, माइनस में 3p, तो कितना बन गया ये 5i माइनस 8p बन गया ना। तो पता चल गया p की पावर 6 करने से ये रिजल्ट मिलेगा तुम्हें 5i माइनस 8p वाला। सो सिंपली बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 6। Let's start. If A and B are two 3x3 matrices such that their product AB is a null matrix, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तुम्हें दे रखे हैं, एक नल मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स के बराबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अब इसको ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। ए स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। तो अगर तुम्हें ये पता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या उससे तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि बी एक नल मैट्रिक्स होगा। देखते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस इक्वेशन में दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्री मल्टीप्लाई। सो ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स 0। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आया, बी आया, राइट हैंड साइड पे 0। तो क्या रिजल्ट मिला, बी इज अ नल मैट्रिक्स, ये बोला गया था स्टेटमेंट नंबर ए में। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ बी पे। बी में क्या बोल रहे हैं ना, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें गिवन है इस केस में, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, हमें बी के डिटर्मिनेंट के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गिवन इज दैट ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है, हमें कमेंट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बारे में। तो इसने तो बोला कि बी का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, हम मान लेते हैं कि लेट बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब अगर बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू 0 टाइम्स बी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे ए आया, राइट हैंड साइड पे कितना आया 0, तो ए इक्वल टू 0 मिल गया। तो मतलब क्या आ गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। ये तो हमें गिवन था कि ए तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट अगर तुम बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं करोगे तो ए क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी बात कर रहा था मैं कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, उसमें से एक के बारे में तुम्हें पता है कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि जो दूसरा डिटर्मिनेंट बचा, दूसरा मैट्रिक्स बचा, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। सेम चीज दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं। अगर बी के बारे में पता हो कि बी नॉन जीरो है, तो जो दूसरा ए है उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर तुम्हें पता है दोनों के दोनों नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसके दूसरे वाले का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, और अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं तो दोनों के दोनों का डिटर्मिनेंट ही इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी,
एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है उनमें से कोई एक 0 हो, तो ये तो गलत है बिल्कुल ही, राइट। वो तो रियल नंबर्स में होता है कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा, मैट्रिसेस में नहीं होता ये। इफ नीदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 0 देन द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये बात भी सही है। ए बी इक्वल टू 0 होने के लिए, अगर ए बी इक्वल टू 0 है, तुम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लो, तो होगा क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0 आएगा। अब डिटर्मिनेंट ए तो एक रियल नंबर है, डिटर्मिनेंट बी भी रियल नंबर है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आना है तो या तो ए के डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा या फिर बी के डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो किसी ना किसी एक के डिटर्मिनेंट को तो 0 होना ही पड़ेगा, वो तो पक्का है। तो इसने क्या लिखा, अगर दोनों में से किसी का 0 नहीं हो रहा फिर तो ये स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो दैट मीन्स ए बी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इनकरेक्ट कौन सी आ गई, सी आ गई। सो ऑप्शन इज सी। लेट्स स्टार्ट। Given two matrices P and Q where P is not equal to Q such that P cube equal to Q cube and P square Q equal to Q square P, then अब ये पहले जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। दो इक्वेशंस गिवन है हमें पी क्यू में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को। पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। सो दिस वुड बी, पहले से पी स्क्वायर कॉमन आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, पी माइनस क्यू बचा, राइट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, क्यू माइनस पी बचा। राइट हैंड साइड 0 बना लेते हैं, तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। अब इनमें फिर से पी माइनस क्यू कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। ये सिचुएशन आ गई है कि P माइनस क्यू एक मैट्रिक्स है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो किस टाइप की सिचुएशन, A इंटू बी इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है। और तुम्हें गिवन क्या था, दैट P इज नॉट इक्वल टू Q। तो अगर P और Q मैट्रिक्स बराबर नहीं है तो मतलब P माइनस क्यू कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो A इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये तुम्हें दे रखा है। और हमने अभी सीखा था कि अगर a इंटू बी बराबर 0 है और उसमें से a नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है b, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ b दैट इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, डिटर्मिनेंट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ ये एक इक्वेशन गिवन है, एक मैट्रिक्स इनटू ए दूसरा मैट्रिक्स इनटू तीसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू। तो बेसिकली इस पूरी इक्वेशन में से हमें ए वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक बार अगर ए वाला मैट्रिक्स आ गया तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम ले लेंगे तो हमें ट्रेस मिल जाएगा। अब ए फाइंड करने के लिए अगर तुम इनको नाम दे दो ना, मान लो पहले वाले का नाम x है, इसका नाम है y, इसका नाम मान लेते हैं b, तो x a y इक्वल टू b लिखा गया। हमें फाइंड करना है बीच में से a, तो पहला काम तो क्या करोगे, x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, x इनवर्स x a y इक्वल टू x इनवर्स b। चेक कर लेना x का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो देख लो, लिख लेते हैं यहाँ पे x का डिटर्मिनेंट कितना, 5 3 = 15 माइनस 14 इज 1। y का डिटर्मिनेंट कितना है, -1 प्लस का 2, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों के दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हमने क्या किया, x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या आ गया, a y इक्वल टू x इनवर्स b। इसको लिखते हैं, a तो a ही रहेगा, y को भी अभी y लिखो, x इनवर्स b। अब इस x का इनवर्स फाइंड करना है तो 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना आसान होता है। पहले उसका एडजॉइंट करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। एडजॉइंट लिखने का तरीका, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते होते हैं। तो 3 5 की जगह कितना आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा। और जो बाकी दो एंट्रीज है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 एंड -7, ये बनेगा। तो ये तो इसका एडजॉइंट आ गया। उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, बट इसका डिटर्मिनेंट तो कितना, 1 के बराबर है, तो मतलब ये वाला मैट्रिक्स कौन सा लिखा गया, x इनवर्स लिखा गया, राइट। इनटू b, b देख लो, b इज 2 - 1 0 4, 2 - 1 0 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। सो a इंटू वाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री देख लो, 5 × 2 10 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -5 एंड -8 -13, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -14, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 + 12 19, ये मिला, ठीक है। अगेन फाइंड तो a करना था, y इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। सो दिस इक्वल टू 10 - 13 - 14 19 इंटू y इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया, a आ गया। राइट हैंड साइड पे 10 - 13 - 14 19, y का इनवर्स भी फाइंड कर लो, 2/2 का है, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है। तो सिंपली क्या करो, -1 और 1 को इंटरचेंज कर दो आपस में, 1 - 1
एंड बाकियों को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, दिस इज -1 दिस इज 2। यहां से तुम्हें ए वाला मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। सो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 26 माइनस का 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 प्लस 13 इज 3 माइनस 14 प्लस 38 माइनस 14 इज 24 एंड 14 माइनस 19 इज -5। ये मिल गया तुम्हें मैट्रिक्स ए। ट्रेस पूछा गया था इसका, ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम -21। चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक इनइक्वालिटी गिवन है तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटी गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab(x) प्लस का बी स्क्वायर, ये एक टर्म बनेगी। और क्या बनेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस का सी स्क्वायर, और तीसरी टर्म लिखी जा सकती है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cdx प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ये बात सही है, राइट। अब जो पहली टर्म हमने लिखी है ये क्या लिखा गया, बेसिकली ax माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट इज bx माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली नेक्स्ट इज cx माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सिचुएशन है, किसी नंबर का होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव। तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 कब होगा, जब सबकी वैल्यू इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होगी। तो ax माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा, सेम टाइम पे bx माइनस सी को 0 होना पड़ेगा, सेम टाइम पे cx माइनस डी को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू b अपॉन ए, दूसरे से x इक्वल टू c अपॉन बी, तीसरे से x इक्वल टू d अपॉन सी। तो यहां से क्या पता चला, सबकी रेशियो बराबर आ रही है, b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। दिस इंप्लाइज दैट a b c d आर इन जीपी। ये तो इसका पहला स्टेप हो गया इस क्वेश्चन का कि हमने प्रूव कर दिया ये जो नंबर्स की बात हो रही है ए बी सी डी सारे के सारे जीपी में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें डिफाइन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखना, अगर ए बी सी डी जीपी में है ना, तो log a log b log c log d क्या होते हैं, एपी में होते हैं। तो ये तीनों एपी में चलेंगे। और तुम अगर ध्यान से देखो ये भी एपी बन रही है 14 27 40, ध्यान से देखो तो ये भी एक एपी बनेगी विद कॉमन डिफरेंस 32। तो हो सकता है ये तुम्हें प्रॉपर्टी की फॉर्म में पता हो कि अगर तीनों कॉलम्स में ही एपी बन रही है या फिर तीनों रोज में एपी बन रही है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। नहीं तो इसको करके देख सकते हैं। देखना, इसको लिख रहे हैं एक बार, दिस इज 33 65 97, ये फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम इज 14 27 40। नेक्स्ट इज log a log b log c, a को तो a लिख रहे हैं, b को a इंटू आर लिख सकते हैं, a भी बन रही है तो, सो log ऑफ a इंटू आर, c को लिख सकते हैं a इंटू आर स्क्वायर। ये कर लिया हमने, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम, कौन सी लगाओगे, R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R1 से, R3 को चेंज कर दो R3 माइनस R1 से, R1 को नहीं चेंज कर रहे हम। सो दिस इज इक्वल टू 33 14 log a, R2 माइनस R1 करोगे कितना आएगा, 32 आएगा, 13 आएगा। log AR माइनस log A करोगे कितना, log R बचेगा। देन R3 माइनस R1 कर रहे हैं, 97 माइनस 33 करेंगे तो 64, यहाँ पे बनेगा 26। log AR स्क्वायर माइनस log A log ऑफ R स्क्वायर, जिसको 2 log R लिखा जा सकता है, ये बन गया। तो अब क्या कर लो, जो थर्ड वाली रो है इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो थर्ड वाले में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 32 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 13 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, log R बचेगा। तो देख सकते हो सेकंड वाली रो और थर्ड वाली रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वाले लास्ट वाले 2 स्टेप हमें करने की जरूरत थी नहीं, इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रख सकते हो। अगर तीनों कॉलम्स में या फिर तीनों रोज में एपी दे रखी है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है, बी उसका एडजॉइंट है, सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए। तो वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, ये कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। n क्या होता है उसका ऑर्डर, अब क्योंकि a का ऑर्डर 3/3 है तो b का ऑर्डर भी 3/3 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर 2 आएगा। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करना पड़ेगा। और b किसके बराबर है, एडजॉइंट a के बराबर है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a।
तो फिर से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 आएगा। तो पहले काम तो क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू 339 प्लस 4 इज 13 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 इज -1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इज -4। तो 13 प्लस 1 इज 14, 14 माइनस 8 इज 6। ए का डिटर्मिनेंट 6 के बराबर है। तो यहाँ पे पुट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। ये कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू कितना आ गया, 6 की पावर 4 आ जाएगा। ये बात ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। और क्या चाहिए, सी का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब क्योंकि c इक्वल टू 3 टाइम्स a है, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू, अब 3 को अगर तुम डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आओगे तो 3 की पावर n बन के बाहर आता होता है अगर कांस्टेंट नंबर है तो। n क्या है, a का ऑर्डर जो कि 3 के बराबर है, तो 3 की पावर 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो 3 की पावर 3 इंटू a का डिटर्मिनेंट कितना, 6 के बराबर। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ c भी। अब इन दोनों की रेशियो लेनी है हमें, एडजॉइंट बी के डिटर्मिनेंट की और सी के डिटर्मिनेंट की ले लो। तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 टाइम्स 6। एक 6 कैंसिल आउट, 6 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 जो कि कितना आ गया, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। सो 8 के बराबर आ गया आंसर, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। लेट डी एक डिटर्मिनेंट गिवन है, डी डैश दूसरा डिटर्मिनेंट। तो हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन डी डैश एंड डी, राइट। तो डी डैश को हम ट्राई करेंगे डी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की। और इसको देख के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जब भी इतना बड़ा सा डिटर्मिनेंट होता है ना, तो इसको जनरली हम एक्सप्रेस करते होते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। और क्योंकि डी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो पता चल रहा है कि जो 2 डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, डी होना चाहिए। तो ट्राई करते हैं इसको एक्सप्रेस करने की एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट तो ये लिख लो चुपचाप, D1 वाला, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब इसको देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो हमें क्या चाहिए, 1 1 वाला जो एलिमेंट चाहिए, A1 प्लस B1। 1 1 एलिमेंट कहां से आता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। तो इसकी फर्स्ट रो ली जाएगी, फर्स्ट रो, और इसका फर्स्ट कॉलम। तो A1 प्लस B1 बनाने के लिए यहां पे 1 ले लें, A1 इंटू 1 हो जाएगा, B1 इंटू P हो जाएगा, C1 इंटू 0, ये बना दिया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये चाहिए हमें, तो मतलब A1 के साथ कुछ नहीं चाहिए मल्टीप्लाई में, 0 रख लो। B1 के साथ 1 चाहिए और C1 के साथ कितना चाहिए, Q, यहाँ पे आ जाएगा Q। फिर ये वाला एलिमेंट देख लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 के साथ मल्टीप्लाई में R चाहिए, B1 के साथ कुछ नहीं चाहिए, C1 के साथ 1 चाहिए। तो चेक कर सकते हो, पूरे के पूरी सारी एंट्रीज चेक कर लो चाहो तो जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर बन जाएगा, राइट। तो अब काम आसान हो गया, पहले वाले का नाम डी है, दूसरे वाले को इवेल्युएट कर लो एक्सपेंड करके। तो फर्स्ट वाली रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, सो 1 इंटू 1 आ जाएगा ये, और प्लस में R इंटू पी क्यू। तो कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू डी टाइम्स 1 प्लस पी क्यू आर। ये रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू डी डैश, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। If A is an idempotent non-zero matrix and I is an identity matrix of the same order, then the value of n such that ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। बस पहली चीज तो क्या, आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू A, ये होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और ये चीज क्लियर है, अगर A स्क्वायर बराबर A होगा ना तो A क्यूब कितना होगा, A क्यूब को अगर तुम लिख लो A स्क्वायर इंटू A, तो A स्क्वायर की वैल्यू A इंटू A कितना बन जाएगा, फिर से A बन जाएगा। तो अगर A स्क्वायर बराबर A है तो A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, बड़ी जितनी भी पावर्स हैं सबकी वैल्यू कितनी होगी, A के बराबर होगी। तो A की पावर n बराबर A आएगा हमेशा, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये बन गया तुम्हारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब देख लो, ये चीज सिंप्लीफाई करनी है, A प्लस आई की पावर n, इसको हमें बराबर लेके आना किसके, I प्लस 127 A के। तो इसको पहले तो एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड होगा, क्या बनेगा ये, nc0 A की पावर n प्लस nc1 A की पावर n माइनस 1, I से तो मल्टीप्लाई हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस nc2 A की पावर n माइनस 2, चलते जाना अप टू कहां तक, ncn माइनस 1 इंटू A प्लस में ncn इंटू I की पावर n किया तो I आ गया। तो ये वैल्यू बनेगी।
अब हमें पता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 सारी बड़ी पावर्स की वैल्यू ए के बराबर है, तो इन सबको ए से रिप्लेस कर देंगे। तो होगा क्या, एन सी 0 से लेके एन सी एन माइनस 1 तक की सारी टर्म्स में से ए कॉमन आ जाएगा, तो ए आ गया कॉमन, अंदर कितना आया एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू एन सी एन माइनस 1, ये ए के साथ आया, प्लस में एन सी एन इंटू आई का मतलब सिंपली आई, ये चीज बच गई। सो दिस इज इक्वल टू ए। अब ए के अंदर क्या लिखा गया है, सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, कौन सा मिसिंग है, एन सी एन मिसिंग है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वो एन सी एन को ऐड कर लेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस अप टू एन सी एन माइनस का 1 प्लस का आई। नाउ दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना 2 की पावर n माइनस में 1 आ गया प्लस में आई आ गया, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके इसके बराबर आएगा, और जो हमें दे रखे उससे कंपेयर कर लो, एक तो आई है और ए का कोफिशिएंट कितना 127, तो इस सारे की वैल्यू 127 होनी चाहिए, 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 127, 2 की पावर n इक्वल टू 128, जिसका मतलब n कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। सो द वैल्यू ऑफ n इज 7, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी गई किसके बराबर आएगी। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा देख के इतनी तो समझ में आ जाएगी चीज कि डायरेक्टली तो इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और प्रॉपर्टीज अगर सोचने की ट्राई करोगे प्रॉपर्टीज भी कोई समझ में नहीं आएंगी, कौन सी प्रॉपर्टी लिखा हो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगेन देखने से पता चलेगा कि इसकी जो हर एक एंट्री है ना वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सम है, हर एक में 2-2 का सम लिखा गया है, और जब भी इतना कॉम्प्लेक्स सा डिटर्मिनेंट आता है हमेशा उसको ट्राई करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस करने की, ठीक है, और वो हिट एंड ट्रायल से होते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देख लो यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 वाली एंट्री चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर 2 डिटर्मिनेंट्स का हमें प्रोडक्ट लिखना है 1 इंटू 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमें मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले में एक्स रख लो, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए 0 0 रख लो एक बार, बाद में अगर कुछ चेंज करना होगा कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट बनाया अभी हमने सिर्फ हिट एंड ट्रायल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला कौन सा होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, तो फर्स्ट रो तुम्हारे पास है, सेकंड कॉलम में क्या प्लेस करना पड़ेगा, ए कर दो, ए एक्स बन गया, बी कर दो, बी वाई बन गया, बाकी 0 कर दो, ये भी बात बन गई। तीसरा एलिमेंट पी एक्स प्लस क्यू वाई बनाना है, यहाँ पे पी रख दिया जाएगा, यहाँ पे क्यू रख दिया जाएगा, यहाँ पे 0। तो पहले 3 एलिमेंट्स तो हमने बना लिए, अब चेक कर लो बाकियों के लिए, ये कौन सा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में चाहिए, तो a इंटू एक्स बन गया, b इंटू वाई बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे भी मैच हो जाएंगे, चेक कर लेना, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला भी मैच हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला भी। फिर थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में पी एक्स प्लस क्यू वाई चाहिए, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो देख सकते हो जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, और इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर होगी, पूरे का पूरा कॉलम 0 है, दूसरे में पूरे की पूरी रो 0 है, तो 0 इंटू 0 कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ 3x3 matrices A with elements from the set this such that the sum of the diagonal elements of A into A transpose is 3। ऐसे कितने मैट्रिक्स A होंगे जिसके सारे एलिमेंट्स लिए जाने हैं, या तो -1 होंगे या 0 या फिर 1, और कंडीशन है A इंटू A ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स का सम 3 के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो A कोई भी जनरल मैट्रिक्स मान लेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड सो ऑन। तो यहां से A इंटू A ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, लिख रहे हैं इसको, तो मैट्रिक्स मान रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो A बन गया, मल्टीप्लाई में इसका ट्रांसपोज लिखना है तो वो भी लिख लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये हो गया A इंटू A ट्रांसपोज। कंडीशन क्या है इस पे, इसका प्रोडक्ट करके जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे उनका सम दे रखा है, तो इनका प्रोडक्ट पूरा करने की नहीं जरूरत है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स लिख लो। तो 1 1 वाली एंट्री कौन सी आएगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये पहला डायगोनल एलिमेंट आएगा। सिमिलरली दूसरा कौन सा आ जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर चाहिए तुम्हें, 3 के बराबर चाहिए, ये सिचुएशन है। अब हमें बताना है कि ऐसे कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कंडीशन है सारे के सारे एलिमेंट्स -1 0 या 1 से होने चाहिए। अब यहां से देख के तुम्हें क्या पता चलेगा ना,
पहली बात तो सारे के सारे रियल नंबर हैं और उनके स्क्वायर्स हो रखे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये जो 9 नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम करके 3 के बराबर आए, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं देखना। केस 1 क्या बन सकता है, या तो ऐसा हो जाए कि इसमें से 6 तो हो जाए जीरोस और बाकी जो 3 हैं वो हो जाए वंस, या फिर बाकी 3 क्या हो जाए माइनस वंस हो जाए। ये बात ठीक है, इसको ध्यान देना। 6 को तो 0 होना ही होना पड़ेगा, बाकी जो 3 का स्क्वायर बचा उनके स्क्वायर की वैल्यू 1 1 1 होनी चाहिए। अब 1 1 1 होने के लिए एक केस हमने लिया कि तीनों या तो 1 हो जाए या फिर तीनों -1 हो जाए। तो अगर इसकी बात करें 6 0 है और 3 1 है, ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स चूज करने हैं, उसमें से 6 हमने फिक्स कर दिए 0 होने चाहिए, बाकी के 3 क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। तो क्या करोगे, 9 में से कोई भी 6 एलिमेंट चूज कर लोगे जिनको 0 करना है, बाकी के जो 3 बचे उनको उनमें से 3 सिलेक्ट कर लेंगे, वो तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस जिसमें 6 0 रखे गए हैं और 3 रखे गए हैं 1 1 1, वो कितने होंगे, उनकी गिनती कितनी होगी 9c6 इंटू 3c3 होगी। अब ऐसी मैट्रिसेस वो भी बनेंगे जिसमें 6 0 है और 3 1 है, तो उनको भी 2 टाइम्स कर दो, वो भी काउंट हो गए बीच में। ये आ गया 3c3 तो कितना 1 होता है, तो 2 टाइम्स 9c6 आ गया। ये वो वाले मैट्रिसेस आ गए, 6 0 है इसमें, बाकी के 3 या तो तीनों के तीनों +1 है या फिर तीनों के तीनों -1 है। अब और कौन सा केस पॉसिबल है, अगेन 6 तो 0 ही होनी चाहिए, प्लस या फिर क्या हो जाए ना, एक तो हो जाए तुम्हारे पास 1 एंड एक 2 हो जाए -1। ये बात ठीक है, ऐसे हो सकता है, या फिर इसी का उल्टा हो सकता है कि एक तो हो जाए तुम्हारे पास -1 और 2 हो जाए तुम्हारे पास 1, ये भी हो सकता है। तो ये दूसरा पॉसिबल केस बनेगा। तो 6 0, पहले ये वाले केस की बात कर रहे हैं, 6 0 लेनी है हमें, एक 1 लेना है और 2 क्या लेने हैं -1। 6 0 कौन से, 9 में से कोई भी 6 चूज कर लो, बाकी 3 एलिमेंट्स बचे उसमें से एक को रखना है 1, कोई भी एक चूज कर लो 3c1, बाकी 2 बचे 2c2। तो ये मैट्रिसेस आएंगे जिसमें 6 0 है, एक 1 है, 2 -1 है, और इतने एलिमेंट्स वो भी आएंगे जिसमें एक में -1 है, 2 में 1 है, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो कितना बना ये 2 इंटू 9c6 इंटू 3, दैट मीन्स 6 टाइम्स 9c6 बन गया। चेक कर सकते हो, और कोई पॉसिबल केस नहीं बनेगा, ये 2 केसेस बनेंगे। तो टोटल मैट्रिसेस के लिए दोनों को ऐड कर दो, सो 2 टाइम्स 9c6 प्लस 6 टाइम्स 9c6 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स 9c6। इसकी वैल्यू देख सकते हैं, 9c6 का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6, सो 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 3, कितना बन जाएगा ये 8 इंटू 12 इंटू 7 इज 84, दिस वुड बी 2 3 64 67 672 बन जाएगा, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। इफ डेल्टा इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आसान है बिल्कुल, देख के भी पता चल रहा है। सिंपली एक्सपैंड कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टीज लगाने की नहीं जरूरत है, तो सिंपली एक्सपैंड करो, थीटा में एक फंक्शन आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, बता पाएंगे, देखना इसको। तो फर्स्ट रो के लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, सो 1 इंटू 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, एंड प्लस में 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर पाओगे। तो पहले से आ रहा है 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में कितना 3 3 जा 9, 9 कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये बना। तो कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ रही है, साइन थीटा कोस थीटा वाली आ रही है। साइन थीटा कोस थीटा वाले को तो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, और कोस स्क्वायर थीटा वाले को कोस 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस 8 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो देख लो कितना बन गया, 2 इंटू 4 इज 8, 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कोस 2 थीटा। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कौन सी फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली फॉर्म है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगी, ये माइनस यहां से लेके प्लस यहां तक होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5 तो हमारे पास ऑलरेडी था, और यहां से 5 और आ जाएगी, तो 5 प्लस 5 करके कितनी 10 आ जाएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 10, ऑप्शन डी।
लेट्स स्टार्ट। इफ ये एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, देन p इज इक्वल टू। अब देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड पे भी अगर तुम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। और अगर दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में बराबर होना है तो सारे के सारे कोफिशिएंट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये जो p है, p क्या होगा एक्चुअल में, दिस वुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 4 इन द डिटर्मिनेंट। ये बात सही है। तो हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके ना हमें इसमें लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। अब करना तो वही पड़ेगा हमें। अगर तो प्रॉपर्टीज लगा के काम आसान बनता है तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो क्या करो, डायरेक्टली पूरा एक्सपैंड कर दो और पूरा एक्सपैंड करके पूरा उसको इवेल्युएट करने की नहीं जरूरत है, सिंपली वो चेक कर लो लैम्डा की पावर 4 वाली कौन कौन सी टर्म्स आ रही है। तो जैसे अगर तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो ना, जब लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा लिखोगे, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा उसमें भी लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो वहां से लैम्डा की पावर 4 वाली टर्म आएगी। तो ऐसे करके सिर्फ लैम्डा की पावर 4 वाली टर्म्स चेक करते जाओ। एक ऑप्शन तो ये हो गया, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो। अब थोड़ा सा आसान करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसमें से लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कम करने की कोशिश करते हैं। जब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कम हो जाएंगी तो उनको मल्टीप्लाई करके लैम्डा की पावर 4 वाली टर्म्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, हमारे पास क्या ऑप्शन है ना, देखना इसको। R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 में, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 में। इससे क्या होगा, R2 और R3 में जो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएंगी। तो देखना इसको, R1 को तो नहीं चेंज कर रहे, तो पहली एंट्री तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, देन लैम्डा माइनस 1, देन लैम्डा प्लस 3। अब R2 माइनस R1 किया जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस 3 लैम्डा। अगेन R2 माइनस R1 करोगे तो 3 माइनस 2 लैम्डा बनेगा। नेक्स्ट लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, माइनस का 6 बन गया। देन R3 माइनस R1, लैम्डा स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट, माइनस 3 लैम्डा आया यहां से। उसके बाद कितना आया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, 5 आ गया। और नेक्स्ट से कितना आएगा, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 2 लैम्डा माइनस 3, इसके बराबर आ गया। अब देख सकते हो अब आसान हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस का 30, ये आया। नेक्स्ट वाला जब लैम्डा माइनस 1 लिखोगे तो लैम्डा माइनस 1 का जो को फैक्टर आएगा ना वो 2 डिग्री का आएगा, तो यहां से तुम्हें कोई भी 4 डिग्री वाली टर्म नहीं मिलने वाली। जब नेक्स्ट लैम्डा प्लस 3 लिखोगे, इसका जो को फैक्टर आएगा वो 2 डिग्री का आएगा, तो वहां से मैक्सिमम क्यूबिक तक का ही मिलेगा, कोई भी 4 डिग्री वाली टर्म नहीं मिलेगी। तो 4 डिग्री वाली जो भी टर्म मिलनी है यहीं से मिलेगी। और यहां से भी कब मिलेगी, जब यहां से तुम लैम्डा स्क्वायर ले लोगे और यहां से भी लैम्डा स्क्वायर ले लोगे। तो देख लो, पहले वाले में तो लैम्डा स्क्वायर ही है, अंदर वाले में लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, -4 आएगा। तो मतलब लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ गया, -4 आ गया। यही पता करना था हमें। तो p की वैल्यू किसके बराबर, -4 के बराबर हो गई। p इज इक्वल टू -4, राइट। Let's start. The system of equations, first equation, second, third has no solution if alpha is. Again very important concept, बड़े बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। कंडीशन है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए और जो बाकी 3 डेल्टा होते हैं ना, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, इन तीनों में से एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, ये कंडीशन होती है। एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज नॉन जीरो, तो हम बोल पाते हैं कि नो सोल्यूशन है। अगर चारों के चारों डेल्टा 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अब हमें नो सोल्यूशन चाहिए, पहला स्टेप क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 0 करेंगे। सो डेल्टा देख लो, कोफिशिएंट से बनता होता है अल्फा 1 1 1 अल्फा 1, थर्ड वाली इक्वेशन में से 1 1 अल्फा, इसको करना है इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। अल्फा टाइम्स कितना, अल्फा स्क्वायर -1 माइनस 1 टाइम्स अल्फा -1 प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। कितना आ गया ये, अल्फा का क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज अल्फा क्यूब -3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बना क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, एक रूट हिडन ट्रायल से आ रहा है, कौन सा 1, तो अल्फा -1 आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एंड -2, ये बनेगा। दिस इज अल्फा -1 अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यूज आ रही है अल्फा की, एक 1 आ रही है, एक -2। तो यहां से सिर्फ इतना पता चला कि जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी या -2, उस पे क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू 0।
तो मतलब इन दोनों के लिए या तो तुम्हें नो सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब दोनों पे 1 बाय 1 चेक करके देखना पड़ेगा। तो केस 1 ले लेना, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए डेल्टा एक्स चेक करना पड़ेगा, डेल्टा वाई चेक करना पड़ेगा, डेल्टा जेड चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो एक्स इक्वल अल्फा इक्वल टू 1 वैसे ही रख के देख लो सारी इक्वेशन में। तो क्या नोटिस करोगे ना, जो पहली इक्वेशन है इसमें अल्फा इक्वल टू 1 रखो, कितना बनेगा ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू 1 रखो, कितना बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन जाएगा। तीसरी इक्वेशन में रखोगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन जाएगा। तो मतलब क्या कि जब अल्फा की वैल्यू 1 है, तीनों इक्वेशन सेम ही है। सेम होने का मतलब ये एक्चुअल में एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एक ही प्लेन है, या फिर ये बोल लो तीनों प्लेन्स क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो अगर तीनों प्लेन्स में सबकी इक्वेशन सेम है तो एक्चुअल में एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे ना तुम्हारे पास, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो चाहो तो चेक करके देख लेना, सारे डेल्टा तुम्हें क्या मिलेंगे, इस पे 0 मिलेंगे, बट चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख ली, सारी इक्वेशन सेम आ रही थी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। ऐसे केस 2 देखना, अल्फा बराबर -2 के लिए। तो अल्फा बराबर -2 के लिए डेल्टा तो 0 ही है, डेल्टा एक्स फाइंड करके देखना, डेल्टा वाई फाइंड करके देखना, डेल्टा जेड फाइंड करके देखना। डेल्टा एक्स में क्या होता है, जो एक्स वाला कॉलम होता है उसकी जगह कॉन्स्टेंट्स वाला कॉलम आ जाता है। तो ये करके देखना अपने आप। इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो नॉन जीरो दिख ही जाएगा, तो जो कि कंडीशन बन जाएगी किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए। तो मतलब अल्फा इक्वल टू -2 होना चाहिए, तभी जाके इनके नो सोल्यूशन मिलेंगे तुम्हें। सो अल्फा इक्वल टू -2, राइट। लेट्स स्टार्ट। गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगेन 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल में, एक्स वाई जेड में 3 प्लेन्स की इक्वेशन है बेसिकली। इफ दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, केस कंडीशन पता है, डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी सारे कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए क्रैमर्स रूल से। तो बस कर लो, डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं पहले। 1 1 1 1 2 3 1 2 a, ये आएगा डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करना तो 1 इंटू 2a माइनस का 6 माइनस 1 इंटू a माइनस 3 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। सो दिस इज 2a माइनस a, कितना आ गया a माइनस 6 प्लस 3 कितना -3 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू फिक्स हो गई, a को तो 3 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब a बराबर 3 के लिए या तो सारे डेल्टा बाकी 0 आएंगे या फिर 0 नहीं आएंगे। अगर सारे 0 आ गए तो बोल देंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो देखो अब डेल्टा एक्स चेक करते हैं, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, a और b की। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। b की वैल्यू के लिए डेल्टा x में जो x वाला तुम्हारा कॉलम था ना, इसकी जगह कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 10 एंड b। सो डेल्टा x इक्वल टू 6 10 b, बाकी वाला सेम ही रहेगा 1 2 2 1 3 a, 1 2 2 1 3 a की वैल्यू 3 है, पुट कर देना। इसको भी 0 करना पड़ेगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। इसको सोल्व करना है, यहां से b की वैल्यू 10 मिलेगी तुम्हें, राइट। तो a बराबर 3 मिल गया, b बराबर 10 मिल गया। फिर चेक करके देखना इन दोनों वैल्यूज के लिए डेल्टा y भी तुम्हारा 0 आ रहा होगा, डेल्टा z भी 0 आ रहा होगा। तो बोल देंगे a बराबर 3 और b बराबर 10 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली। सो ऑप्शन इज ए। लेट्स स्टार्ट। If S is the set of distinct values of B for which the following system of linear equations, 3 equations हैं, has no solution, then S is। B की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी ताकि इन सॉल्यूशन के लिए, इन इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे। अगेन नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता है, डेल्टा बराबर 0 करेंगे, बाकी 3 डेल्टा में से किसी एक को कम से कम नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अगेन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, देखना इसको। सबसे पहले डेल्टा बराबर 0 करते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। सो डेल्टा इक्वल टू कितना 1 1 1 1 a1 ab1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको तो 1 इंटू a माइनस बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कितना बना a माइनस बी प्लस a माइनस 1 प्लस b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। सो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a कितना आ गया 1 के बराबर आ गया, राइट। अब a इक्वल टू 1 तो हो गया फिक्स हमारा, a इक्वल टू 1 के लिए डेल्टा क्या आएगा 0 आएगा। अभी b की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है।
अच्छा, अब पता चल गया ना, जैसे ही a इक्वल टू 1 आ गया तो पहला काम क्या किया करो, सारी इक्वेशंस में a को 1 रख दिया करो। तो कौन कौन सी इक्वेशन आई, पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन भी यही बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तीसरी इक्वेशन कौन सी, x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस बनेंगी a की वैल्यू फाइंड करने के बाद। अब चाहो तो डेल्टा x फाइंड करना, डेल्टा y फाइंड करना, डेल्टा z फाइंड करना, वहां से वैल्यू निकाल लेना, नहीं तो इसको यहीं से देख सकते हो तुम, देखना ध्यान से। हमें चाहिए इन तीनों का नो सॉल्यूशन। तो पहली दो इक्वेशन तो सेम ही है, तो इसको तो एक ही मान के चलो तुम। तो ये पहला एक प्लेन दे रखा है, ये दे रखा है दूसरा प्लेन। अब अगर तुम चाहते हो इन दो प्लेन से तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, तो ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों प्लेन्स कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, दो प्लेन्स के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो पैरेलल होंगी या फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो नो सॉल्यूशन आए तो प्लेन्स को पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेलल होने का मतलब एक्स वाई जेड सबके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू 1 मिल जाएगा। उससे क्या होगा, एक प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 बनेगा, दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। बट अगर b की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो उस केस में, क्योंकि प्लेन्स पैरेलल तो है नहीं है, तो हमेशा क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, एक लाइन पे करेंगे। और लाइन के अलोंग कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो यहीं से देख के पता चल रहा है कि सिर्फ b इक्वल टू 1 के लिए नो सॉल्यूशन आएगा, बाकी सबके लिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तुम चाहो तो डेल्टा वाले मेथड से कर लो, बट जरूरत नहीं है उसकी। तो क्या पता चला, देयर इज ओनली वन सच वैल्यू ऑफ b, ठीक है, फॉर विच देयर इज नो सॉल्यूशन। तो कितना आ गया, s के अंदर रखी गई थी b की वैल्यूज, तो s कैसा सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया, एक एलिमेंट वाला, राइट। तो ये किया करो, डेल्टा बराबर 0 करके जो भी वैल्यू आए तुम्हारे पास a b की, उसको वापस से इक्वेशंस में रिप्लेस कर लिया करो। और थोड़ा सा रीजनिंग भी यूज करने की ट्राई किया करो, क्योंकि ये तो हमें पता ही है एक्स वाई जेड में जो इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। नहीं तो वो डेल्टा वाला मेथड तो है ही, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड फाइंड करके देख लो। लेट्स स्टार्ट। इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा को हम जानते हैं, ठीक है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ। तो तुम्हें बताना है किस कंडीशन के अंडर ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले तो, राइट। और अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो कैसा डिटर्मिनेंट है, ये सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, जो तुम्हें बताया था a b c b c a c a b। और इसकी वैल्यू 0 कब होती है, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, या फिर तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करने की नहीं जरूरत, रिजल्ट हमें पता है कि यही होना चाहिए। तो पहले ये वाला केस देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कर दो, तीनों का सम बराबर 0 करना है हमें। x अपॉन 1 प्लस ओमेगा प्लस वाई अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। सिंप्लीफाई करो इसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा को तुम लिख पाओगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस 1 लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। ये बना। सारी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे y ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे z ओमेगा बनेगा इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ आ गया। चेक करो ऑप्शंस किस फॉर्म में, x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z ओमेगा आ रहा है हमारा, और ऑप्शन में ये वाली फॉर्म है x ओमेगा प्लस वाई प्लस z ओमेगा स्क्वायर। तो चेक करो ये बनाई जा सकती है क्या। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, देखना ये वाला स्टेप ना करने की बजाय ना, अगर हमें उस फॉर्म में लेके आना है, तो पहला काम तो क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को। तो x अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ओमेगा, ये लिखा जा सकता है माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब क्या करते हैं, दोनों साइड पे ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा क्यूब प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, x ओमेगा प्लस वाई प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चेक करो ये वाला मैच कर रहा है, तो ये पता चल गया। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी पहला, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता था, तो वो भी चेक कर लो। a कितना था हमारा, फिर से x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई अपॉन माइनस 1 और z अपॉन में माइनस ओमेगा। तो फिर से वही काम कर सकते हैं, उसी फॉर्म में चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले, उसके बाद ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो x ओमेगा बनेगा, y बनेगा, z ओमेगा स्क्वायर। तो या तो ये तीनों नंबर्स बराबर होंगे, या फिर इन तीनों का सम 0 के बराबर होगा। सो ऑप्शन बी विल बी ट्रू। लेट्स स्टार्ट। इफ un इज इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है,
ठीक है, दो टाइप के एन है, ध्यान रखना, एक स्मॉल एन है एक कैपिटल एन है। और पूछा गया सिग्मा ऑफ यू एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो मतलब जो स्मॉल वाला एन है वो हमारा वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, और कैपिटल वाला एन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सिग्मा वाली प्रॉपर्टी तुम्हें आती होगी डिटर्मिनेंट की, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के आगे सिग्मा लगाया जाता है तो क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक ही रो है या फिर एक ही कॉलम जिसमें वेरिएबल वाले एलिमेंट्स हैं, तो उन सब एलिमेंट्स का सिग्मा आ जाता है इंडिविजुअली। जैसे इसमें ये जो थर्ड कॉलम है इसकी सारी एंट्रीज कांस्टेंट है, सेकंड कॉलम की सारी एंट्रीज कांस्टेंट है, फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज क्या है, वेरिएबल। तो जब तुम इसका सिग्मा लगाओगे डिटर्मिनेंट का पूरे का, तो क्या होगा, इन तीनों एंट्रीज का सिग्मा लिखा जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना, सिग्मा ऑफ एन, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एन क्यूब। बाकी एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये 1 लिखा जाएगा, 2n+1 लिखा जाएगा, 3n स्क्वायर, देन 5, 2n+1 एंड 3n, इसके बराबर आएगा ये। ठीक है, और सिग्मा कहां से कहां तक जा रहा है, n इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन तक, n इक्वल टू 1 से कैपिटल एन, n इक्वल टू 1 से कैपिटल एन। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि ये डिटर्मिनेंट को हमें सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर आएगा। तो करते जाओ, सिग्मा एन का रिलेशन तो पता ही है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो कितना, n इंटू एन प्लस 1/2। अगले वाले का रिजल्ट भी पता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। और नेक्स्ट वाले का रिजल्ट भी पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सबके फॉर्मूलाज लगा दिए, बाकी को नहीं चेंज किया। 1 2n+1 3n स्क्वायर, देन 5 2n+1 एंड 3n। ठीक है, अब क्या पता चलेगा, जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा, पहले से 1 बचा, दूसरे से 2n+1/3 बचा, और तीसरे से बचा n इंटू एन प्लस 1/2। सेकेंड कॉलम का कुछ नहीं किया, 1 2n+1 3n स्क्वायर। थर्ड कॉलम का कुछ नहीं किया, 5 2n+1 3n, ये बना। और क्या कर सकते हो, ये जो पूरा सेकंड रो दिख रही है इसमें से 2n+1 कॉमन ले लो, और जो पूरी की पूरी थर्ड रो है उसमें से n कॉमन ले लो, ये भी किया जा सकता है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 तो ऑलरेडी था, एक हमने 2n+1 कॉमन ले लिया, एक हमने n कॉमन ले लिया। अब देख लो अंदर कितना बचा, तो फर्स्ट रो को नहीं चेंज किया, 1 1 5, यहाँ से 2n+1 कॉमन लिया था, 1/3 1 1, यहाँ से n कॉमन लिया था तो n+1/2 3n एंड 3, ये आ गया। ठीक है, तो और प्रॉपर्टीज का यूज तो करने का कोई आइडिया नहीं है। अब सिंपली क्या करो, ये वाला जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, इसको एक्सपैंड करके देख लो, और इसकी वैल्यू तुम नोटिस करोगे किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो पूरा रिजल्ट भी कितना आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। राइट, सो आंसर इज डी, ऑप्शन डी। तो अगेन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज हुई है, सिग्मा वाली, और कुछ भी नहीं है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। लेट P इज इक्वल टू AIJ, 3x3 का एक मैट्रिक्स है P, जिसके एंट्रीज कैसी हैं, AIJ टाइप की। Q भी 3x3 का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज BIJ टाइप की है, और रिलेशन दे रखे है BIJ इक्वल टू 2 to the power I plus j इंटू AIJ फॉर एवरी IJ बिलोंगिंग टू 1 to 3 इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ Q पूछा गया। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो P है ना, इसको तुम मान लो A11, यही एंट्रीज दे रखी है, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये हमने P वाला मैट्रिक्स मान लिया। अब इसकी हेल्प से तुम Q वाला मैट्रिक्स लिख सकते हो, क्योंकि उसके एंट्रीज के बारे में रिलेशन दे रखा है तुम्हें। तो देखना, Q में जो पहली एंट्री आएगी ना B11, तो B11 कैसे लिखी जाएगी, 2 की पावर 1 + 1 इंटू A11, तो 2 की पावर 1 + 1 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू A11। नेक्स्ट में 2 की पावर 3 इंटू A12, 2 की पावर 4 A13। ठीक है, नेक्स्ट 2 की पावर 3 A21, 2 की पावर 4 A22, 2 की पावर 5 A23। देन नेक्स्ट इज 2 की पावर 4 A31, 2 की पावर 5 A32 एंड 2 की पावर 6 A33। ये मैट्रिक्स होगा तुम्हारा कौन सा, मैट्रिक्स Q। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की P की टर्म्स में। तो करते जाओ इसको, Q मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ Q की बात कर रहे हैं, तो जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो होगा क्या, देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट वाली रो में से 2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, सेकंड वाली रो में से 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, थर्ड वाले में से 2 की पावर 4। तो पहला काम तो क्या किया हमने, मैट्रिक्स से उसको डिटर्मिनेंट बनाया, उसके बाद फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, सेकंड कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, थर्ड में से।
तो पहले से 2 स्क्वायर कॉमन आया, फिर 2 क्यूब कॉमन आया, फिर 2 की पावर 4 कॉमन आया। अंदर कितना बचा, a11 2 टाइम्स a12 2 स्क्वायर टाइम्स a13। नेक्स्ट से 2 क्यूब कॉमन लिया था, a21 2 a22 2 स्क्वायर a23। नेक्स्ट से 2 की पावर 4 कॉमन लिया था, a31 2 a32 2 की पावर 2 a33। ये बना। अगेन क्या पता चल रहा है, जो सेकंड वाला कॉलम है पूरा इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, जो थर्ड कॉलम है उसमें से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बाहर कितना, ऑलरेडी कितना था पहले 2 की पावर 9 था, एक 2 और आ गया, एक 2 स्क्वायर और आ गया, और बाकी पूरा कितना बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p बच जाएगा। तो कितना आ गया ये 2 की पावर 12 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना दे रखा था तुम्हें, 2 के बराबर दे रखा था, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 13 के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ q, ऑप्शन डी, राइट। ओके, सो सेशन नंबर 1 कंप्लीट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, राइट। ओके, थैंक यू।